अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं आसिफ सिद्दीक में यूट्यूब चैनल जो कि आपकी पेपर्स से रिलेटेड, कंपटीशन के एग्ज़ाम से रिलेटेड, जॉब एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो एनटीएस हो, चाहे वो पीपीएससी हो, चाहे वो एफपीएससी हो, या इसके अलावा कोई डिपार्टमेंटल टेस्ट हो। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी ज़रूरी तरक्याती बैंक की जॉब्स के हवाले से, तो डिपार्टमेंटल हो, इससे रिलेटेड जो गाइडेंस है, जो आपको एक पैटर्न है, जो उसकी इंस्ट्रक्शन है, वो आपके साथ शेयर करता रहता है। मेरा नाम है दिलावर हुसैन और मैं हूँ लेक्चरर ऑफ कॉमर्स, और साथ ही मैं गवर्नमेंट ऑडिटर भी हूँ। और मेरा दोनों तरह का जो एक्सपीरियंस है वो 8 से 10 साल का है, ख़ासतौर पे लेक्चरर ऑफ कॉमर्स का। आज की ये जो हमारी वीडियो है, इसका स्पेशली जो टॉपिक है वो हमारे पास है लेक्चरर ऑफ कॉमर्स की जो सीटें आई हैं पीपीएससी के थ्रू, उसके रिलेटेड। आप दोस्तों को, वो दोस्त जिन लोगों ने दोस्तों ने अप्लाई किया हुआ है और यकीनन टेस्ट की डेट करीब आने वाली है, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इम्तिहान इसका होना ही होना है। तो उसके लिए हम चाह रहे थे कि आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप लोगों को कुछ हद तक आसानी पैदा हो। और साथ ही बताते चलें, अगर आपको हमारी ये वीडियो फ्रूटफुल लगे, बेनिफिशियल बेनिफिट इससे आपको मिले कुछ, तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको फर्दर इसकी कोई डिटेल या गाइडलाइन चाहिए, तो हम हाजिर हैं। पीपीएससी का जो एक तरीकाकार है वो ये है कि ये सिलेबस नहीं बताते। तो इसके लिए कोई ऐसी चूँकि गाइडलाइन कोई अवेलेबल नहीं होती, सिलेबस के हवाले से कोई क्लू वो नहीं देते, तो लिहाजा हमें एक एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड शख्स जो है उससे रहनुमाई ले लेना ज़्यादा बेहतर रहता है, जिसने 2-4 दफ़ा वो पेपर दिया हो। वैसे तो 3 दफ़ा इसकी अटेम्प्ट होती हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे मेंशन नहीं करें कि आपने पहले दिया है या नहीं दिया, तो वो काउंट नहीं होता। अलबत्ता आप इंटरव्यू में जाएँ तो वहाँ पे मसाइल पेश आ सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं सिलेबस के हवाले से, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो याद रखें, जिन लोगों ने बीकॉम ऑनर किया हुआ है, जिन लोगों ने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 4 ईयर वाला किया हुआ है, जिन लोगों ने एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या एमकॉम किया है 2 ईयर, तो मैं बताता चलूँ कि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं ग्रेजुएशन के या मास्टर्स के, वही बेसिकली सिलेबस होता है। हाँ, अलबत्ता एक जो हमारे साथ एक अनइवन किस्म का इवेंट शुरू से चलता आ रहा है वो ये है कि जो कॉमर्स की सीटें होती हैं, इस पे अप्लाई करने के लिए बीबीए वाले भी एलिजिबल हैं, एमबीए वाले भी एलिजिबल होते हैं, सीए वाले भी एलिजिबल होते हैं, एमकॉम वाले भी एलिजिबल होते हैं, एमएससी अकाउंटिंग फाइनेंस वाले भी होते हैं, बीकॉम ऑनर वाले भी होते हैं, और बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस वाले भी होते हैं। अब यहाँ पे मसला क्या आ जाता है कि जो सब्जेक्ट्स बीबीए एचआर में, बीबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट में, बीबीए मार्केटिंग बैंकिंग में, बीबीए बैंकिंग फाइनेंस में पढ़ाए जाते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो गया, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अलावा चेंज मैनेजमेंट हो गया, या आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया। इस तरह के सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एम कॉम वालों ने या एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों ने नहीं पढ़े होते। तो आप कोशिश करें, अगर आपने जो भी डिग्री की है, सबसे पहले उसकी जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है उसको देखें। उसके ऊपर अगर 48 सब्जेक्ट हैं, 50 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि बार बार अक्सर सब्जेक्ट्स रिपीट भी हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ी फंडामेंटल अकाउंटिंग, देन आपने दोबारा से पढ़ी इंटरमीडिएट अकाउंटिंग, फिर आपने दोबारा से पढ़ी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो ये बेसिकली एक ही तरह के कॉन्सेप्ट हैं और एक ही तरह की चीज़ें, जिसको फर्दर उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2020 में लेक्चरर ऑफ कॉमर्स का पेपर आया, वो ज़्यादातर फाइनेंस से और इकोनॉमिक्स से और एचआर के सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड था। तो हम ये एक तो पहली बात है कि हमारा एक लक जो है वो मैटर कर रहा होता है। फ़र्ज़ करते हैं कि हम यहाँ से 25-30 सब्जेक्ट्स, जो भी हमने एक लिस्ट बना ली, जिनके नाम हम ना नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन भी कर देंगे, कि जैसे एडवांस अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजरियल अकाउंटिंग है, फंडामेंटल अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग के सब्जेक्ट हैं। आपके पास बिजनेस फाइनेंस है, मैनेजरियल फाइनेंस है, या लॉजिस्टिक फाइनेंस है, या कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये सारी सिमिलर चीज़ें होती हैं, तो ये इसमें आ जाता है। इसी तरह आपके पास एडवांस ऑडिटिंग है, आपके पास इकोनॉमिक्स है, चाहे वो मैक्रो है चाहे वो माइक्रो है, दोनों तरह की। आपके पास इकॉनमी इशूज ऑफ पाकिस्तान है, उससे रिलेटेड है। आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट से कुछ पोर्शन आता है। तो इस तरह जो आपका 80 मार्क्स का सब्जेक्ट रेलिवेंट पोर्शन होता है, वो इन सब्जेक्ट से आ रहा होता है, जिनके मैं नाम ले चुका हूँ, और जिनके नहीं लिए वो बेफिक्र हैं, हम डिस्क्रिप्शन में पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर कर देंगे। अच्छा, इसको तैयार करने के लिए एक तो ज़रूरी जो आपके लिए टिप्स हैं ज़रूरी, वो कुछ ये हैं। आप अगर कोई भी बुक खोलें फॉरेन ऑथर की, फॉर एग्जांपल फाइनेंस की ओपन करते हैं, तो साइड पे ना डेफिनेशंस लिखी हुई आ रही होती हैं।
उनको एक नज़र देख लें। इसके अलावा फिर आपने कोई ना कोई जो डिसीजन मेकिंग रिलेटेड आपके कमेंट्स होते हैं या आपका कंक्लूजन कोई आपने देना होता है, रिमार्क्स देने होते हैं, आपने अपना कोई न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद अगर आप नोट करें, फॉर एग्जांपल हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक सवाल किया तो उसके आखिर में हमने बताया कि अगर नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज होंगे यानी एन इंक्रीज होगा या रेट इंक्रीज होगा तो फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर ये दोनों इंक्रीज होंगी तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कम होगी। तो यानी ये दोनों चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं फ्यूचर वैल्यू पे भी और प्रेजेंट वैल्यू पे भी। इसी तरह हम बात करें अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर किसी एक चीज़ की भी कॉस्ट, फॉर एग्जांपल उसमें तीन चीज़ों का मजमूआ होता है हमारे पास, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या तीन चीज़ें होती हैं? एक होती है कॉमन इक्विटी, एक होता है प्रेफर्ड इक्विटी या स्टॉक, और थर्ड चीज़ होती है बॉन्ड्स या डेट जिसे कहते हैं। डेट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रेफर्ड वाले को प्रेफर्ड डिविडेंड दे रहे हैं, और इस तरह कॉमन वाले को कॉमन डिविडेंड दे रहे हैं। अब कुल मिला के बात ये होती है कि इनमें से जिसका भी रेट जहाँ पर भी कम होगा वहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी वैक कम आएगा। जब वैक कम आएगा आपके आईआरआर से, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से, या रिक्वायर्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से, देन जो आपका डिसीजन है वो ये बनता है कि आपको वो इन्वेस्टमेंट ले लेनी चाहिए, उसमें आपको बेनिफिट होगा। तो इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं वो समटाइम आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बीकॉम हो एनुअल सिस्टम जो कि प्रीवियसली गुजरा है, या आपका हो, हमने ना लिमिटेड चीज़ें करना होती हैं, न्यूमेरिकल को सोल्व किया, आंसर निकाल के साइड पे। हालांकि ये जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपके पास क्या चीज़ आ रही होती है, ये रिमार्क्स और ये कमेंट्स जो पास करना होते हैं ये आ रहे होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा इस पर फोकस कर लेंगे। अब बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो 2018 और 19 का पेपर था पीपीएससी का, उसके अंदर क्या चीज़ आपके पास सामने आ रही थी, कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ, इसमें से बड़ा हिस्सा आ रहा था, ऑडिट में से बड़ा हिस्सा आ रहा था एमसीक्यू का। तो ये बात तो हमारे पास तय हो गई कि कोई एक सब्जेक्ट जो है वो उसमें से पेपर नहीं आ रहा, किसी दो में से पेपर नहीं आ रहा, चार में से नहीं आ रहा। हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हमने ट्रांसक्रिप्ट में हमारे आ रहे हैं और हमने उन्हें पढ़ा है, एटलीस्ट हम उसकी बेसिक्स लेके जाएं साथ। क्यों? क्योंकि उनमें से कोई से दो तीन सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो पेपर बनाने वाले के लिए उसका इंटरेस्ट का एरिया हो और वो वहाँ से ज़्यादा एमसीक्यू दे देता है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअलाइजेशन की तरफ जाएं। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ऐसे बहुत कम और ना होने के बराबर आते हैं, जो थियोरेटिकल आस्पेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो लिहाजा आप उसकी कोशिश करें, और इसके अलावा जो 20 मार्क्स की इंग्लिश या आईटी का आपका पोर्शन होगा उसको भी टाइम दें, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। असल में मार्क्स आपके वहीं बना रहा होता है। और आखिरी बात, और उसके बाद इजाज़त चाहेंगे, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपको वहाँ पर किसी भी एमसीक्यूज़ का ठीक आंसर नहीं आता, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं हमारी हमारी फील्ड में, ख़ास तौर पे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के हवाले से। तो आप उस पर अगर आपको 100% यकीन नहीं है ना, देन आप उसके ऊपर टिक ना करें, उसको जो है जाने दें, रहने दें। क्यों? चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप चूँकि जब 2 4 6 एमसीक्यू गलत लगा के आते हैं तो 4 के ऊपर आपका एक नंबर जो है वो काट देते हैं। तो बेहतर ये है कि जिस पे आपको बिल्कुल यकीन है कि आपको आता है वो करें, जो नहीं आता वो छोड़ दें। और मेरिट इसका जो प्रीवियस 2 सालों से चल रहा है वो लास्ट मेरिट रुक रहा है 51.50% पे, 52.5% तक इतना रुक रहा है। तो इससे एक बात तो तय होती है कि अगर आपने उन 100 एमसीक्यूज में से 55 या 60 मैक्सिमम एमसीक्यूज ठीक लगा लिए और गलत वाले सारे छोड़ दिए, उनको हाथ ही नहीं लगाया जिस पे आपको शक है, तो आप आसानी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।